दोस्तों जरा इमेजिन करो कि दो पर्सन है, जिनमें से एक है पर्सन ए और दूसरा है पर्सन बी। जो पर्सन ए है उसकी सालाना कमाई है 328 करोड़ रुपए और जो पर्सन बी है उसकी कमाई है मात्र 20 से 22 लाख रुपए सालाना। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा वेल्थी कौन होगा, पर्सन ए या फिर पर्सन बी। वैसे कई लोगों को ये बात थोड़ी मजाकिया लग सकती है कि किस तरीके का कंपैरिजन हुआ, कहाँ पर्सन ए एक तरफ 328 करोड़ रुपए कमाता है और कहाँ पर पर्सन बी सिर्फ 20 लाख रुपए कमाता है। इन दोनों के अंदर तो दूर दूर तक कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कोई अंधा इंसान भी ये बता देगा कि पर्सन ए ज्यादा अमीर है पर्सन बी के मुकाबले। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पर्सन बी पर्सन ए से कम अमीर होते हुए भी ज्यादा वेल्थी है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। और दोस्तों ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा, ऐसा सच में हुआ है। अमेरिका के एक जाने माने ऑस्कर विनिंग एक्टर जिनका नाम है निकोलस केज 2009 में सालाना 50 मिलियन जितनी कमाई कर रहे थे। लेकिन इतना कमाने वाला एक्टर जो कि स्पाइडरमैन जैसी मूवी में भी काम कर चुका है, 2015 में इनके बारे में न्यूज आती है कि ये बैंक करप्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपनी 150 मिलियन की वेल्थ अपने ऐशो आराम में उड़ा दी और वो भी सिर्फ 10 से 15 सालों में। वहीं दूसरी तरफ एक आम सा सफाई कर्मचारी जिसकी शायद आपने स्टोरी पहले भी सुनी होगी, मैं बात कर रहा हूँ रोनाल्ड रीड की। सालाना बस 20 से 22 लाख एवरेज कमाई होती है अमेरिका के अंदर एक जेनिटर की। बावजूद इसके इस सफाई कर्मचारी ने $8 मिलियन की एक अमेजिंग वेल्थ जनरेट की। अब दोस्तों इन दोनों कहानियों से ये बात तो साबित हो जाती है कि ज्यादा कमाई करने वाला ज्यादा अमीर हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा होता कैसे है, क्या वो रीजन होता है जिसके कारण एक अमीर इंसान भी बैंक करप्ट हो जाता है जबकि एक गरीब इंसान एक अच्छी वेल्थ बना लेता है। तो दोस्तों ऐसा होता है स्पेंडिंग कंट्रोल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ना समझने की वजह से, जिसके बारे में ऑथर जेल कॉलिंस अपनी बुक द सिंपल पैथ टू वेल्थ में अच्छे से समझाते हैं। ऑथर का ये कहना है कि जो लोग फालतू खर्चे करते हैं और ऑनलाइन सेल में शॉपिंग करते हैं, यानी कि जो लोग अपने खर्चों पर काबू नहीं करते, ऐसे लोग चाहे जितना भी पैसा कमा ले हमेशा ही उनको पैसा कम पड़ जाता है। ऐसे लोग अमीर हो सकते हैं लेकिन वेल्थी कभी नहीं हो सकते। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। मैक्सिमम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं समझते जिसके कारण वो कभी भी वेल्थी नहीं बन पाते। तो चलिए इसको एक राहुल के एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल एक 25 साल का जवान लड़का है जिसको कार्स का बहुत शौक है। राहुल का सबसे बड़ा सपना है कि वो अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में ऑफ रोडिंग करे, लेकिन राहुल के पास अभी कोई कार मौजूद नहीं है। राहुल को बेहद ज्यादा पसंद है महिंद्रा की थार जो कि एक 20 लाख रुपए की गाड़ी है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद राहुल 20 लाख रुपए जोड़ लेता है और अब राहुल का थार लेने का सपना बस पूरा होने ही वाला है। राहुल अपने दोस्तों के साथ जाता है और कार की डिलीवरी लेकर आ जाता है और पहला ही ट्रिप सीधा लद्दाख का बना लेता है। राहुल बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। शुरू में तो राहुल को बहुत मजे आते हैं बिकॉज उसका सपना पूरा हो रहा होता है दोस्तों के साथ पहाड़ों पे घूमने का, और साथ ही उसे दूसरे लोगों से नई गाड़ी के लिए बहुत ही कॉम्प्लीमेंट मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी गाड़ी की चमक फीकी पड़ती गई, वो पुरानी होती चली गई। अब उसको घूमने जाने की एक्साइटमेंट से ज्यादा गाड़ी की मेंटेनेंस और पेट्रोल खर्चे की ज्यादा चिंता होने लगी और साथ ही साथ उसकी गाड़ी की कीमत भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, यानी कि घटती जा रही थी। अब राहुल ये सोचता है कि अगर मैंने 20 लाख रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिए होते और वहाँ से सिर्फ 15% के ही रिटर्न मुझे मिलते तो हर साल मुझे 3 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट होता और जो डिविडेंड मिलता वो अलग। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने थी लेकिन मैंने सब गवा दिया, अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। और दोस्तों यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप कोई एक्सपेंसिव चीज परचेज करते हो तो ना सिर्फ आपकी जेब से पैसे निकलते हैं बल्कि आप लाइफ टाइम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पे करते हो। अब आता है हमारा अगला लेसन जो है डेब्ट इज नॉट नॉर्मल, यानी कि कर्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। दोस्तों अगर आपने कर्ज लिया हुआ है तो आप जाल में फंसी उस मछली की तरह हो जो कि पानी में होते हुए भी आजाद नहीं है। कर्ज के साथ में आप कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते। वेल्थी बनना तो दूर, कर्ज आपकी खुशियों तक को छीन लेता है। आप कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लो लेकिन हमेशा आपके मन के किसी कोने में बात चलती रहेगी कि आपने कर्ज लिया हुआ है और कैसे भी करके आपको इस कर्ज की EMI को भरना है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत मजदूरी करोगे और वो नौकरी भी आपको मजबूरन करनी पड़ेगी जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए डेब्ट को चुकाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना जल्दी हो सके इसको आपको चुका देना चाहिए, जिसके लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको उस डेब्ट को चुकाना चाहिए जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा हाई हो। देन उसको चुकाने के बाद आप सेकंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट वाले लोन को चुकाओगे। ऐसा ही आपको सभी लोन्स के साथ करना होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर लोन को चुकाना है क्योंकि ज्यादातर बैंक्स कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ब्याज पर ब्याज लगकर पैसा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसको संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये कोशिश करो कि ज्यादा पैसे देकर आप जल्द से जल्द लोन से मुक्त हो जाओ, तभी आप आगे की सोच पाओगे, अदरवाइज आपकी मुश्किलें बढ़ती ही जाएंगी। लेसन नंबर 3 जो इस बुक से मैंने सीखा वो है मनी माइंडसेट। दोस्तों पैसे को लेकर लोगों के अक्सर 3 तरह के माइंडसेट होते हैं जिन्हें हम 3
तीन दोस्त रवि, अजय और समीर की मदद से समझेंगे। नंबर 1 है रवि। रवि है एक मनी स्पेंडर, यानी कि वो पैसे को खर्च करने में यकीन करता है बजाय उसको सेव या फिर इन्वेस्ट करने के। रवि ये कहता है कि कल किसने देखा, आज मजे करो, जो अच्छा लगता है उसे करो। उसका मानना है कि पैसे को सेव करना अंकल लोगों का काम है, हम यंग लोगों का नहीं। इसीलिए वो खुला खर्चा करता है। जैसे उसकी सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उसका पहले ही प्लान रेडी होता है कि वो उसको कहाँ पर खर्च करेगा। अब कई सारे लोगों को रवि का ये तरीका बहुत पसंद आया होगा, लेकिन दोस्तों ये याद रखो कि रवि का यही माइंडसेट उसे हमेशा दूसरों के लिए काम करते रहने पर मजबूर कर देगा। वो चाह कर भी अपना काम बदल नहीं पाएगा, बिकॉज अगर वो ऐसा करता है तो उसको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पास तो कोई सेविंग मौजूद ही नहीं है। अब दोस्तों दूसरे यानी कि अजय के माइंडसेट को जान लेते हैं। अजय भी एक यंग लड़का है जिसने अभी अभी एक कंपनी को ज्वाइन किया है जहाँ पर उसकी सैलरी 20,000 रूपए पर मंथ है। अजय और उसकी फैमिली ने काफी ज्यादा बुरा टाइम देखा है पैसों की कमी के कारण, इसीलिए वो पैसों की अहमियत को बहुत अच्छे से समझता है। वो जानता है कि जब जेब में पैसे नहीं होते तो किन किन समस्याओं का सामना एक इंसान को करना पड़ता है, और सोसाइटी वाले भी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते जिसके पास पैसे मौजूद नहीं होते। इसीलिए अजय के दिमाग में बचपन से ये बात डाली गई है कि बेटा कुछ भी करके तेरे को पैसे कमाने और पाई पाई करके उनको जोड़ना है ताकि एक दिन तेरे पास बहुत सारे पैसे हो। इसीलिए अजय एक फूगल लाइफ जी रहा है, यानी कि कंजूसी की लाइफ जी रहा है। उसकी हमेशा यही कोशिश होती है कि जहाँ से हो सके वहाँ से वो पैसे बचा ले। उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ सेविंग पर है, जिसके लिए वो हमेशा अपनी इच्छाओं और जरूरतों से कॉम्प्रोमाइज करता आया है। देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो तो अजय का तरीका पूरी तरह से गलत नहीं है। सेविंग्स करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सेविंग्स ही पूरी जिंदगी करते रहना और अपनी इच्छाओं को तो छोड़ ही दो, जरूरतों में भी कटौती करना डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए मुझे समीर का तरीका सबसे अच्छा लगता है। और समीर का आखिर तरीका क्या है, चलिए जानते हैं। समीर कुछ खास नहीं करता, बस समीर ने कुछ गोल सेट किए हुए हैं और उन्हीं के ऊपर वो डिसिप्लिन से काम कर रहा है। समीर का गोल है अर्ली रिटायरमेंट का, जिसके लिए वो एक मेथड यूज करता है विच इज फायर मेथड, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इस मेथड में हमें कुछ सालों के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव और इन्वेस्ट करने होते हैं जिससे हम अर्ली रिटायरमेंट ले सके। समीर अपनी जॉब से इतना ज्यादा परेशान आ चुका है कि उसका ये मन करता है कि अभी मैं बॉस के पास जाऊं और बॉस को कहूं कि भाड़ में जाए आपकी नौकरी, मुझे नहीं करना आपके साथ काम। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उसका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है कि वो विदाउट एनी जॉब सर्वाइव कर पाए। अब समीर के पास बस एक ही तरीका बचा है कि वो जल्दी से एक फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को स्टार्ट कर दे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होने वाला था, लेकिन उसको करना तो ये था ही। इसीलिए उसने भी फूगल लाइफ जीनी चालू कर दी। उसने अपने खर्चे एकदम कम कर दिए, जरूरतों को भी साइड में रख दिया। उसके माइंड में बस एक ही चीज चल रही थी और वो थी अर्ली रिटायरमेंट। कैसे भी करके वो अपनी जॉब से छुटकारा चाहता है और एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीना चाहता है। इसलिए उसने हर महीने की सैलरी में से 50% सेव और इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर अब मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे जिंदगी भर दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। उसने कुछ साल एक्सट्रीमली फॉगल लाइफ जी और फाइनली अपने मिड 30s में रिटायर हो गया। उसके हार्ड वर्क ने फाइनली उसे पे ऑफ कर दिया और रिवॉर्ड में उसे मिली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों यही है मनी माइंडसेट। पैसों को लेकर जिस भी तरीके का हमारा माइंडसेट होता है, असल में भी उसी तरीके की हमारी फाइनेंशियल लाइफ होती है। अगर आपका माइंडसेट रवि की तरह है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी रवि की तरह होगी, और अजय और समीर में से किसी एक की तरह आपका माइंडसेट है तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी उन्हीं में से किसी एक की तरह होगी। तो अगर आप समीर की तरह फाइनेंशियली फ्री लाइफ चाहते हो तो अपने माइंडसेट को सेविंग से हटाकर इन्वेस्टमेंट की तरफ लाओ। दोस्तों इस बुक का जो अगला लेसन है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। दोस्तों ये लेसन पूरी तरह से फोकस्ड है इन्वेस्टमेंट पे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट को इतने सिंपल तरीके से समझाया गया है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसको इजीली समझ ले। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास है इस लेसन में। लेसन नंबर 4, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। ऑथर का ये मानना है कि इन्वेस्टिंग सिंपल होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड। इसलिए उन्होंने इस बुक का नाम भी यही रखा है, द सिंपल पाथ टू वेल्थ, जहाँ पर हमें एक तरफ सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स रिकमेंड करते हैं, वहीं पर ऑथर का ये मानना है कि जितना हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सिंपल रखेंगे उतने ही बेहतर रिजल्ट हमें मिलेंगे। ऑथर ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करने से पहले हर एक इंसान को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद से पूछने चाहिए। नंबर 1, व्हाट इन्वेस्टमेंट स्टेज आर यू इन, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट की कौन सी स्टेज पर हो। ऑथर के अकॉर्डिंग 2 तरह की स्टेज होती है इन्वेस्टमेंट की। एक होती है जब हम वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम पैसों को सेव करके उन्हें कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी स्टेज होती है जब हम वेल्थ को एक्यूमुलेट कर चुके होते हैं, यानी कि इस स्टेज में आप अपनी एक्टिव इनकम को छोड़ चुके होते हैं और अब आपने इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया होता है। अब आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं और आप उन्हीं पैसों पर लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जितने भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो उनमें से ज्यादातर लोग अभी अपनी पहली स्टेज में होंगे, यानी कि अभी आप पैसे को कमाकर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको खुद से पूछना है, हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, आप कितना रिस्क लेने में कंफर्टेबल हो, यानी कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप अपने पैसों पर कितने % रिस्क लेने के लिए रेडी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच इज योर इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, यानी कि आप
कितने सालों तक वेल्थ एक्युमुलेशन स्टेज में रहना चाहते हो, यानी कि कितने सालों तक आप पैसों को इन्वेस्ट करते रहना चाहते हो। जैसे कि अगर आप 20 साल के हो और आप 40 की एज में वेल्थ प्रिजर्वेशन की स्टेज में आना चाहते हो, यानी कि उस स्टेज पर जब आप अपनी वेल्थ पर सर्वाइव कर रहे होंगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का होगा। तो दोस्तों ये है 3 क्वेश्चंस जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले खुद से पूछने हैं। इसके आगे ऑथर हमें 3 वेल्थ बिल्डिंग टूल्स बताते हैं, जो है सबसे पहला स्टॉक्स, दूसरा है बॉन्ड्स और तीसरा है कैश। सबसे पहले ऑथर हमें कहते हैं कि हमें उतना कैश रिजर्व करके बैंक अकाउंट में रखना चाहिए जिसको हम किसी इमरजेंसी में यूज कर सके। आपको अपना मंथली एक्सपेंस निकालना है और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है और जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट आपको एज इमरजेंसी सेव करके रख लेना है, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में हमें बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। इससे अगले स्टेप में हमें अपनी 100% सेविंग को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर हम वेल्थ एक्युमुलेशन स्टेज में है, इन स्टेज में हमें बॉन्ड्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, लेकिन जब हम वेल्थ प्रिजर्वेशन स्टेज में पहुंच जाएंगे तब हमको एक डिफरेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, जिसमें 25% हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे और 75% हम स्टॉक्स में यानी कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे और हर साल 4% विड्रॉ करेंगे अपने पोर्टफोलियो में से, जिससे कि हमारी लाइफ चलने वाली है। हमारी सभी जरूरतें और इच्छाएं हम इस 4% से पूरी करेंगे। और दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि ये 4% इनफ होगा अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों ऑथर का सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान यही है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, प्लस जब आप वेल्थ एक्युमुलेट कर लो तो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो और एक इमरजेंसी फंड तो जरूर बनाओ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।